Good morning, everyone. So, Good morning. Good morning. So we will continue with the enzyme portion. I think you all have the corrected syllabus, which I had already uploaded. So in that, out of 4 points, we have till date we have covered the 1.2, right? 1.2 जो टॉपिक है जिसमें ये टर्मिनोलॉजी थी, डिफरेंट टर्म्स थे, एंड व्हाट इज एंजाइमोलॉजी, एंजाइम क्या है, इनके बारे में डिटेल्स था, तो वो हम कर रहे हैं. ऑलमोस्ट वी आर डन विद इट. बट नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन. कैन यू सी द शेयर्ड स्क्रीन? yes, sir. Yes, sir. ओके. सो काफ़ी कुछ हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है और समझने की कोशिश की है द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द स्टडीज ऑफ एंजाइम्स. एंड हम सभी जानते हैं कि ये एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, मोस्टली प्रोटीन्स, almost all are proteins. That's एक statement भी है इसके ऊपर, all enzymes are proteins but all proteins are not enzymes, right? तो वैसे and these are the chains of amino acids. और मैंने आप लोग को शायद बताया था कि कुछ कुछ अमीनो एसिड्स है जिसमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है, वो डाइसल्फाइड लिंकेजेस क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं. सो विद द डाइसल्फाइड लिंकेजेस इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर्स थोड़े से डिफर करने लगते हैं. जैसे देखिए आप ये जो चेन है, चेन बिकॉज ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज एंड अदर बॉन्डिंग प्रोटोकॉल्स या फिर अदर बॉन्डिंग प्रोसेसेस, वो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे अटेन कर लेते हैं. I mean, they become sometimes they become globular, sometimes they become helical, sometimes they become pleated ones. जैसे कि अब सपोज करिए इन दोनों के बीच में यहाँ बॉन्डिंग हो गई थी, ये कैसे लूप बन जाएगा. समटाइम्स दे फॉर्म लूप्स. और जैसे छोटी सी जगह है, इन दोनों के बीच में मान लीजिए बॉन्डिंग हो जाएगी, तो वो प्लीट फॉर्म करेगा. प्लीट मतलब एक फोल्ड, राइट? तो ऐसे इट अटेन्स अ 3D structure and which makes them functional. The structure which they attain after the modifications of their chain of amino acids, they become functional because यही pleats और यही loops के कारण इनमें कुछ active sites बन जाती हैं जहाँ पे usually it binds with the substrate, and those sites जहाँ से bind करती हैं हम उनको active sites बोलते हैं. और ये जैसे ही configuration के point of view से जब वो substrate से attach हो जाते हैं and then they with the help of the catalytic activity of enzymes, these protein molecules, वो action potential जो बोलते हैं या फिर activation energy जो है उसको reduce करके it makes it a bit speedy, it makes it a bit efficient, it makes it a bit productive. इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर जो है बिकॉज ऑफ इट्स 3D अटेनमेंट ऑफ 3D स्ट्रक्चर अटेनमेंट, दे बिकम यूजुअली फंक्शनल. एंड हमने ये भी देखा है कि समटाइम्स दे हैव गॉट सम अदर molecules of substances which get associated with them for making them functional. Those are called cofactors, and these cofactors could be loosely bound or covalently bound. When they are covalently bound, they are called prosthetic groups, which could be non-proteinaceous. And the ones which are loosely bound are called the cofactors. They could be of different types. Like यदि वो ऑर्गेनिक हैं तो हम उनको यूजुअली कोएंजाइम्स कहते हैं. यदि ऑर्गेनिक नहीं है, कोई आयनिक फॉर्म में है या फिर कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के फॉर्म में, कंपाउंड्स के फॉर्म में, तो वी कॉल देम कोफैक्टर्स ओनली. यानी कोफैक्टर्स एक ग्रुप है, उनमें से यदि कोई ऑर्गेनिक ओरिजिन के यदि मान लीजिए एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं तो वी कॉल देम एज coenzymes. Otherwise, all others which are associated for making them functional are called cofactors. And if it is permanently attached with them, they are called prosthetic groups attached with the enzymes. And एक और term हमने देखा था allosteric.
एलोस्टेरिक एंजाइम्स भी देखा था, जो कि यूजुअली रेगुलेटरी हैं, जो किसी के प्रेजेंस में, किसी के किसी के एब्सेंस या प्रेजेंस के कारण उन्हें एक फीडबैक या फिर सिग्नल मिलता है, एंड दैट सिग्नल मेक्स देम to enact or to become active, or sometimes these products or the substances make them inactive. यदि inactive हो गए, यदि stop कर दिया enzymatic activity, तो हम उसको negative feedback बोलते हैं, और यदि मान लीजिए enhance होता है या फिर trigger होता है activity, तो we call them as positive feedback. अब just overview on the properties of enzymes. So we all know that enzymes are, catalysts, biological catalysts. They usually modulate. They do not lessen the activity. They do not reduce the activity, but usually they enhance the activities. They catalyze in a positive way. So these are biological catalysts, and lowers energy of input or activation energy इसको कहते हैं, because of which a reaction proceeds forward. यदि कोई energy यदि कोई reaction forward proceed कर रहा है या backward proceed कर रहा है, it needs some amount of energy to initiate the process, and that is lowered by these enzymes, so that the lower energy consumption would make them more efficient, and make them conserving elements of energy. They conserve the energy by this process, by lowering the activation energy, so that reaction can be smoothly forwarded. And we could say most of the time it speeds up the rate of reaction. Activation energy के कारण जो reactants products form करते हैं, the reaction जो proceed होता है, उसको usually biological catalyst जो है, जिनको हम enzymes कहते हैं, वो speed up करते हैं reaction को, and usually these are proteins, and enzymes remain unchanged after reaction. ये तो catalyst की एक property है. By virtue of it enhances the reaction. It alters in chemical reactions. It alters the rate of reaction, but it comes out of the reaction as it was. जैसे वो था वैसे ही बाहर आ जाता है. The same goes with the biological catalysts also, enzymes also. They remain unchanged after the reaction. Therefore, they can work again. मतलब कि एक बार काम करने के बाद फिर से available होने के लिए they come out as they were, and they are again ready for accomplishing the same type of reaction. Enzymes are specific to substrate of a reaction. Okay, lock and key method जो बताया था, because of अभी हमने देखा structure में, because as it attains the three-dimensional structure, because of different bonding and different attractions between the molecules, they become three-dimensional. They attain a configuration. They attain a shape and size with some pockets of active attachments. तो वो जो है, उसके कारण इनकी जो स्पेसिफिसिटी है, यानी कि हर एक सबस्ट्रेट का एक रिएक्शन अकम्प्लिश करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम है. वो एंजाइम उसी सबस्ट्रेट को रिएक्ट करेगा, उसी सबस्ट्रेट से अटैच होगा, और उसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में ब्रेक करेगा. अदरवाइज इट विल नॉट attach with any other molecule. If there are pseudomolecules. अच्छा, anybody understands by pseudomolecules? किसी को मालूम है pseudomolecule मतलब क्या होता है? Anybody? Pseudomolecules. Pseudo means false. There's another term which is called xeno molecules. Xeno. 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 Anybody?
Nobody can guess क्या हो सकता है? मैंने वैसे आप लोग को उसका बेसिक मीनिंग बता दिया. Pseudo means what? Pseudo means false, and xeno means what? Xeno means foreign. Xeno, X-E-N-O, xeno means foreign, not of ours. यदि कोई molecule which resembles a molecule of our biological system, but it is not of our own origin, हमारे अंदर ही नहीं बनता हो, वो हम कहीं और से एक्वायर करते हैं या रिसीव करते हैं. I mean, जैसे कि कोई सिंथेटिक मॉलिक्यूल हो which would resemble any of the molecules in our body, तो हम उनको जीनो कहेंगे, क्योंकि जीनो मीन्स वो फॉरेन है, because our body doesn't manufacture it, but the similar type of molecule is being received by some other source outside the body, तो हम उनको बोलेंगे जीनो molecules. And pseudo means what? If a xeno molecule which is coming from outside, which is not from the origin of within, then if it is as it is coming from outside, and if it is interfering some reaction, some chemical reaction on which the enzyme was working, यदि कोई सबस्ट्रेट है उससे रिजेंबल करता है, मान लीजिए कोई जीनो मॉलिक्यूल, और वो जीनो मॉलिक्यूल यदि किसी एंजाइम से रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, that product may be of different nature, लेकिन it would have a lock and key mechanism with that particular enzyme. किसी एंजाइम के लिए एक मॉलिक्यूल जो कि हमारे ओरिजिन का नहीं है, बाहर से आता है, फॉरेन कहलाता है, जिसको हम जीनो कहते हैं, वो जीनो मॉलिक्यूल यदि किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके नॉर्मल रिएक्शन को डिस्टर्ब करता है, तो जब नॉर्मल रिएक्शन को डिस्टर्ब करेगा कोई मॉलिक्यूल, तो हम उसको सूडो मॉलिक्यूल बोलेंगे. Pseudo, all xeno molecules are usually are not pseudo molecules, and all pseudo molecules are not xeno molecules, क्योंकि pseudo molecule body within हमारे अंदर भी बना सकती है in some ailments, like किसी बीमारी में sometimes a different type of protein has been synthesized, and that protein resembles some of the substrate molecules in our body which are acted upon by some enzyme. तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो किसी एक केमिकल रिएक्शन में जहाँ एक एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, उस रिएक्शन को वो एकम्प्लिश करता है सम अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के, यानी कि वो रिएक्शन बिगाड़ देता है, बट इट यूटिलाइजेस द एंजाइम, तो हम उसको बोलेंगे सूडो मॉलिक्यूल. तो सूडो मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली मिमिक द एक्शन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स ऑफ आवर ओन सिस्टम. हमारे खुद के किसी मॉलिक्यूल को मिमिक करना मतलब नकल करना, उसकी नकल करके उसके रिएक्शंस को ऑल्टर करना, बिगाड़ देना, या समटाइम्स किसी और चीज को एनहांस कर देना. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स दे आर व्हिच आर नॉट ऑफ आवर ओरिजिन, और दे मे बी ऑफ आवर ओरिजिन, बट दे मिमिक सम ऑफ द सबस्ट्रेट्स व्हिच आर मेटाबॉलिकली एक्टिव इन आवर बॉडी. तो ऐसे को हम बोलते हैं सूडो मॉलिक्यूल्स. ये हर जगह लागू होते हैं, ये बहुत सारे मैकेनिज्म में, बहुत सारी स्टडीज में ये सूडो मॉलिक्यूल्स और जीनो मॉलिक्यूल्स का स्टडी होता है. लाइक सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. जैसे एस्ट्रोजन आपको मालूम है, एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, राइट? एक हार्मोन है जो सेक्स से रिलेटेड है और फीमेल से रिलेटेड है. अब ये हार्मोन सपोज करिए कि अब हमारे फीसस के थ्रू, हमारे ड्रेनेज सेवर्स, हमारे सीवेज सिस्टम से ऐसे हमारे बहुत सारे स्टेरॉइड्स जो हैं वो ड्रेन में जाते हैं, एंड वो ड्रेन से वो हो सकता है कि वो वाटर बॉडीज में चला जाए, यानी कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स हैं जो इनमें चला जाए, राइट? और यदि उस वाटर बॉडी में यदि फिश रहती है या एक्वेटिक एनिमल है, वो एनिमल मान लीजिए उस पानी को कंज्यूम करता है, तो व्हाट हैपेंस, these molecules, these steroids which have come out of our body origin, वो पानी में मिल गए, अब वो उस एनिमल के बॉडी में एंटर कर जाते हैं. तो these molecules, these molecules are called xeno molecules for that aquatic animal. उस aquatic animal के लिए वो xeno molecule हो गया. एंड देखा ये गया है कि बहुत सारे जो ह्यूमन एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो यूजुअली स्टेरॉइड्स, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये जब ह्यूमन ओरिजिन के मॉलिक्यूल्स
जब किसी एक्वेटिक एनिमल में जाएंगे तो ये उनके लिए जीरो मॉलिक्यूल जीरो स्टेरॉइड्स कहलाएंगे, या फिर जीनो एस्ट्रोजन कहलाएगा, एस्ट्रोजन है तो, टेस्टोस्टेरोन है तो जीनो टेस्टोस्टेरोन कहलाएगा, प्रोजेस्टेरोन है तो जीनो प्रोजेस्टेरोन कहलाएगा. These enter into the body of aquatic animals and their mechanism of sexual maintenance, वो जो sex maintenance का जो उनका mechanism है, that will be disturbed. Suppose a fish is maturing in rainy days. Okay, rainy days में वो mature होनी चाहिए because वो एस्ट्रोजन का जो है या फिर प्रोजेस्टेरोन का है, या प्रोजेस्टेरोन तो बाद में आता है, टेस्टोस्टेरोन है, ये सब लेवल्स अपना एक quantity of steroids generate करती है body, so that it becomes ready to जब वो ओव्यूलेट करती है, यानी कि जब बच्चे अंडे देना चालू करेगी, तो उस समय तक अपने बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन को रेज करती है ना, फॉर्म करती है, मैन्युफैक्चर करती है, एंड द क्वांटिटी इज बीन रेज्ड इनसाइड द बॉडी सो दैट इट अटेन्स अ मैच्योरिटी, a threshold level by which, a threshold condition by which it can instigate its ovulation process or whatever. तो ये जो चीजें हैं, यदि मान लीजिए ये जीनोएस्ट्रोजन वाटर बॉडीज के थ्रू उनकी बॉडी में चला गया, तो दे माइट गेट द थ्रेशोल्ड जो रिक्वायरमेंट है उस एस्ट्रोजन की या फिर उस स्टेरॉइड की, वो बहुत जल्दी अटेन हो जाएगा. तो जल्दी हो जाएगा अटेन, तो क्या होगा, वो जल्दी मैच्योर हो जाएंगी बिफोर द टाइम ऑफ उनका जो ओव्यूलेशन का टाइम है, रेनी सीजन, उसके पहले ही शायद वो क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए और ओव्यूलेट करने के लिए तैयार हो जाए. तो दिस इज अ ड्रॉबैक, एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, एक बहुत बड़ा डीमेरिट है इन स्टेरॉइड्स का वाटर बॉडीज में मिक्स होना. उससे क्या होता है कि फिशेस जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो फीमेल जो है पहले ही मैच्योर हो जाती है ओव्यूलेट करने के लिए, मेल मैच्योर नहीं हुआ रहता है, क्योंकि मेल रिक्वायर्स टेस्टोस्टेरोन. सो दैट वे कभी कभी मिसमैच होने के कारण क्या होता है कि इनका ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, इनकी ईल्ड उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में, मतलब इनका जो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जो है वो थम सा जाता है, क्योंकि अनटाइमली at different times these male and female mature and they cannot copulate and they cannot reproduce. तो एक फ्लॉ है, एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है स्टडी करने के लिए, ये जो जीनो मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे एक्वेटिक एनिमल के मैकेनिज्म्स को बिगाड़ देते हैं. दैट वे हमारे इसमें भी कई चीजें ऐसे जीनो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे इसमें बॉडी में आते हैं, एंड दैट माइट डिस्टर्ब द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन आवर सिस्टम. तो हम कुछ बात कर रहे थे वैभवी, हम कुछ बात कर रहे थे. हाँ, तो ये जो जीनो मॉलिक्यूल्स हैं और सूडो मॉलिक्यूल्स हैं, तो जीनो मॉलिक्यूल्स, हर जीनो मॉलिक्यूल किसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा जरूरी नहीं है, पर एक सूडो मॉलिक्यूल मतलब वो है जो कि किसी को मिमिक कर रहा है बॉडी में. जीनो मॉलिक्यूल्स यूजुअली मिमिक करते हैं, बट कभी कभी किसी किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो दोज आर नॉट एट ऑल कंसिडर्ड, उनको हम कंसिडर नहीं करते. जो एक प्रोबेबल डिस्टर्बेंस ला सकते हैं, जिसको हम डिसरप्शन भी बोलते हैं, यदि डिसरप्शन ला सकते हैं हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, तो वो इट्स कंसिडर्ड एज जीनो, and that's been also called as pseudo molecule, which would disrupt the activity of the metabolic function. तो वो disruption को यदि वो कहे तो देखा जाए तो वो जो pseudo molecule है वो substrate को mimic कर रहा है to trigger the enzyme to act upon, है ना. तो एंजाइम उससे रिएक्ट कर जाता है, दो इट्स नॉट द एग्जैक्ट मॉलिक्यूल. हम कहते हैं कि एंजाइम बहुत स्पेसिफिक है, जब स्पेसिफिक है तो वो किसी और मॉलिक्यूल से क्यों रिएक्ट करते हैं, तो क्योंकि वो जो सूडो मॉलिक्यूल आया है उसके पास भी वही एक्टिव साइट्स होते हैं जो एक लॉक एंड की मेथड में वो एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ यूज करता था. वैसे ही पॉकेट्स, वैसे ही एक्टिव पॉकेट्स यदि मान लीजिए उसके पास भी है, तो एंजाइम वो डेफिनेटली रिएक्ट विद दोस सूडो मॉलिक्यूल्स, और इसको हम कहते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी. क्रॉस रिएक्टिविटी मतलब ऐसा हो गया कि इस एंजाइम का इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्टिविटी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये कहीं हम कोई बाहरी ओरिजिन से फॉरेन सब्सटेंसेस को हम यदि बॉडी के अंदर when we intake them, तो हो सकता है कि these enzymes might cross react with those pseudo molecules or xeno molecules, जिसको हम क्रॉस रिएक्टिविटी कहते हैं.
जब भी, अब याद रखिएगा, एक जो आगे रिसर्च में जाना चाहेंगे, मैं एक बताऊंगा कि एंजाइम्स या फिर हार्मोन्स के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो वी डू चेक दैट वेदर दीज एंजाइम्स और हार्मोन्स हैव एनी टाइप ऑफ क्रॉस रिएक्टिविटी देखना बहुत जरूरी होता है। यानी हर, अब ये क्रॉस रिएक्टिविटी कब आती है, हम कैसे देखेंगे उस एंजाइम की एक्टिविटी किसी और के साथ हो रही है क्या। हम यूजुअली जो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि वेदर दैट एंजाइम इज वर्किंग और दैट हार्मोन इज वर्किंग, तो हम उनके एंटीबॉडीज रेज करते हैं, हम उन एंटीबॉडीज को यूज करते हैं। तो एंटीबॉडीज और वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी भी वही लॉक एंड की मेथड से ही अकम्प्लिश होती है। तो वो जो अटैचमेंट्स हैं, वो जो कंपैटिबिलिटी है, वो कैसे डिसरप्ट हो रही है ना। तो इस चीज को चेक करने के लिए क्या किसी और के साथ में जब हम एंटीबॉडी रेज करते हैं, वो हमारी नेचुरल रेज्ड बॉडी नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, वो किसी और एनिमल में हम रेज करते हैं। तो हम ये चेक करते हैं कि क्या इस रेज किए हुए एंटीबॉडी की रिएक्टिविटी किसी और मॉलिक्यूल या किसी और एंजाइम से तो नहीं है, कोई और ऐसे एक्टिव साइट्स तो नहीं है इस एंटीबॉडी में जो इस एंजाइम या हार्मोन को क्रॉस रिएक्टिवेट करता हो, क्रॉस रिएक्ट करता हो किसी और टाइप के एंजाइम या किसी और सिमिलर टाइप के हार्मोन से क्रॉस रिएक्ट करता हो। तो ये क्रॉस रिएक्टिविटी चेक्स जो है इसको हम यूजुअली स्टडी करते हैं बिफोर गोइंग इनटू द लोकलाइजेशन या फिर स्पॉटिंग ऑफ एनी एंजाइम और हार्मोन इन एनी रीजन, इन एनी टिश्यू लेवल और इन ए सैंपल। ठीक है, ये एक रिसर्च एस्पेक्ट है। एनीवेज, तो एंजाइम्स काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं और सबसेट के स्पेसिफिक हैं, लेकिन समटाइम्स यदि हमारा कंजम्पशन किसी फॉरेन मॉलिक्यूल्स का है जिसकी रिजेम्बलेंस वो सबस्ट्रेट से मिलती है, तो एंजाइम माइट लूज इट्स स्पेसिफिसिटी, इट वुड रिएक्ट विद दैट पर्टिकुलर फॉरेन मॉलिक्यूल व्हिच हैव गॉट द सिमिलैरिटी और द कन्फर्मेशनल सिमिलैरिटी विद दोस सबस्ट्रेट। तो इसको हम क्रॉस रिएक्टिविटीज कहते हैं। These occurs only when our body is polluted. Our body is polluted, our body is contaminated with foreign molecules which resemble some of the substrates present in our body, right? So otherwise the enzymes are most specific molecules which have got only a specific substrate on which they act upon, right? Enzymes are reversible and can catalyze a reaction going both ways. इसको हम बोलते हैं सिंथेसाइज और लाइसिस मेथड। यानी एंजाइम किसी सबस्ट्रेट पे एक्ट करके उसे किसी दो प्रोडक्ट्स में तोड़ता है तो हम उसको कहते हैं लाइसिस। एक सब्सटेंस को दो प्रोडक्ट्स में वो ब्रेक कर रहा है, दिस इज अ लाइसिस प्रोसेस। ओके, एंड यदि मान लीजिए किसी दो मॉलिक्यूल्स को एंजाइम अपने कन्फर्मेशन या फिर अपने स्ट्रक्चरल शेप एंड साइज की मदद से उन दोनों मॉलिक्यूल्स को साथ लाके एक मॉलिक्यूल बनाता है तो हम उसको बोलेंगे सिंथेसिस, राइट। तो ये एंजाइम दोनों टाइप के रिएक्शंस में, सिंथेसिस एज वेल लाइसिस मेथड्स में या प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करता है, राइट। और ये रिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि रिवर्सिबिलिटी तब होती है जब हम कंडीशंस चेंज करते हैं, उसके फेवरेबल बनाते हैं। जैसे कुछ रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जिसमें वो रिवर्सिबिलिटी नजर आती है, एंड आपको ये भी मालूम है कि वो अनचेंज्ड वैसे ही आ जाते हैं एंड दे आर रेडी फॉर नेक्स्ट रिएक्शन को अकम्प्लिश करने के लिए वो तैयार रहते हैं। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब ये कंडीशन है जैसे कि आप पीएच और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो यूजुअली एंजाइम्स जो है अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करते हैं व्हेन दे आर एट न्यूट्रल पीएच लेवल्स। हमारी बॉडी में मैक्सिमम जो है पीएच लेवल्स जो है मैक्सिमम टिश्यू लेवल्स या फिर सैंपल या फिर फ्लूइडिक लेवल्स पे वो है 7.2 या 7.45 के बीच में रहता है। हमारा ब्लड भी शायद 7.45 के आसपास है। तो यूजुअली ये टेम्परेचर ये पीएच जो है वो एक प्रकार का फेवरेबल कंडीशन है टू कैरी आउट एन रिएक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम। और वैसे ही यदि ये पीएच लेवल्स अवेलेबल नहीं रहेंगे उस समय बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन द पीएच लेवल्स, तो वो एंजाइम एक्टिविटी या एंजाइम एफिशिएंसी स्लो डाउन हो जाती है, या फिर कहना चाहिए वो ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है एंड वो रिएक्शन जो है स्लो डाउन हो जाता है, राइट। वैसे ही टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर होने से क्या होता है कि
टेम्परेचर जैसे रेज हुआ, हमारे जो चेन ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो यूजुअली अपनी बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं एंड दे गेट सेटल डाउन। छोटे छोटे ब्रोकन चेन्स हो, जो फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं चेन के, एंड एज यदि समझ करिए कि फ्रैगमेंट्स हो गया एक लंबे चेन ऑफ अमीनो एसिड्स का, तो उसके जो एक्टिव साइट्स हैं, जो उनके कन्फर्मेशन ऑफ शेप और साइज के कारण उनके पास जो पॉकेट्स, एक्टिव पॉकेट्स बन रहे थे, वो सब क्या हो जाएंगे, वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। वो अवेलेबल नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। raise in temperature makes those chain of amino acids to break down into smaller ones, which would precipitate or get settled out, which would not allow the enzyme to act upon. Sorry, if it is done with the enzymes, they would lose their active sites, they would lose their sites by which they are going to bind with the substrate. तो substrate से bind नहीं कर पाने के कारण, बिकॉज क्योंकि उनके डीनेचुरेशन हो चुका है और नेचुरल कंडीशंस में जो रहते थे वो कंडीशन लूज हो चुकी है, दे हैव बिकम फ्रैगमेंटेड, दे हैव बिकम प्रेसिपिटेटेड। ये जो ऐसी कंडीशंस के कारण एंजाइम्स दे लूज देयर एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। और समटाइम्स कुछ एंजाइम्स जो है डीनेचर भी किए जा सकते हैं और रीनेचर भी किए जा सकते हैं, बिकॉज वो जो पीएच और टेम्परेचर पे हमने ऑल्टर किया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट many of the proteins have permanent denaturation if it is subjected to temperature variation. pH variation में they are not completely denaturized, so sometimes renaturation can be possible. In temperatures also, if the temperature is not raised too much, then the renaturation can be done, but with few of the protein or enzyme molecules. So this is what, these are the properties by which you could recognize, therefore have an optimum. Okay, अब यहाँ लिखा है कि टेम्परेचर और pH, क्योंकि टेम्परेचर और pH इफेक्ट करते हैं इनके एक्टिविटी को, इसलिए हमने इन एवोल्यूशन वी हैव बिकम वार्म ब्लडेड। सपोज करिए एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल हुआ होता, एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल हुआ होता, तो वो क्या करेगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से हमारे बॉडी टेम्परेचर को ऑल्टर करता है, लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आउटर टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर, इट मेंटेन्स इट्स बॉडी टेम्परेचर, राइट। सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होगा कि सपोज बाहर की कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत ही कोल्ड है, तो इट्स होल बॉडी बिकम्स कोल्ड, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो डाउन, दे कम टू हॉट, एंड एंजाइम्स पॉसिबल है कि वो काम ना करें बिकॉज ऑफ, हो सकता है स्लोइंग डाउन के कारण, टेम्परेचर डाउन करने के बाद उनमें कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड्स क्रिएट हो जाए, तो उनके जो एक्टिव साइट्स है वो लूज ना पाए, आई मीन दे लूज दोज एक्टिव साइट्स बाय व्हिच दे यूज्ड टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट, तो ये छूट जाती है उनसे। टेम्परेचर रेज किए तो दे माइट गेट फ्रैगमेंटेड, दे माइट गेट प्रेसिपिटेटेड, सो वो प्रेसिपिटेशन और फ्रैगमेंटेशन के कारण देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनके रिएक्शंस कंप्लीट ना हो पाए। So this is evolutionary aspect है, that's why we want the enzymes to act upon in an efficient way, and we should have our metabolism run in a very smooth manner. So इसीलिए फिर हमने क्या किया, अपने आप को ऐसा इवॉल्व किया है कि we maintain a body temperature, an optimum body temperature under which the enzymes might act efficiently, right? And the same is the case with the pH also. Even the pH is being maintained around 7, so that most of the metabolic activities are carried out. जैसे आप कुछ देखिए, जब खाना खाते हैं उस समय जब कैटाबॉलिज्म होता है, जब कुछ एंजाइम्स काम करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, जहाँ पे वो एसिडिक कंडीशंस होती हैं किसी जगह, जैसे स्टमक में एसिडिक कंडीशन है, तो वहाँ जब ब्रेकडाउन, वहाँ के जो एंजाइम्स है दे आर मोर एक्टिव इन एसिडिक कंडीशंस, द नेचर ऑफ दोज एंजाइम्स आर सो। और जैसे इंटेस्टाइन में जाएंगे तो वो अल्कलाइन हो जाता है, माउथ में तो अल्कलाइन कंडीशन है, तो माउथ अल्कलाइन कंडीशन में क्या होगा कि वो एमाइलेज जो एंजाइम है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करता है ना, तो वो बॉन्ड्स को तोड़ता है, तो इट ब्रेक्स अप इनटू ओलिगोसैकेराइड्स, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करता है। तो दिस इज ऑल टेम्परेचर एंड पीएच regulated, ठीक है। And these are the few properties which we were like trying to understand. So properties of enzyme में आप देखेंगे तो एक कैटाबॉलिक प्रॉपर्टी है, तो कैटाबॉलिक प्रॉपर्टी में मतलब आपको मालूम है कि वो एनहांस करता है ना,
it comes out of the reaction as unchanged, and it lowers the activation energy so that it can be speedily, smoothly processed. और दूसरी बात है reversibility. Sometimes many of the enzymes have got a reversibility property by which they can synthesize or lyse the products or the substrate into products or substrate by reversing the conditions in which it works. Right, the reversibility is also a property, and specificity is also a property which makes every enzyme specific to every available substrate. Right, उसके बाद है heat sensitivity और pH sensitivity. यानी कि प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे तो आप कैटेगराइज कर सकते हैं. They have got catalytic properties in which you would say activation energy का control, they become unchanged out of the reaction, and they have got active sites, है ना. उनके 3-dimensional configurational shape and size structure makes them able to interact with the substrate with the lock and key method mechanism. तो ये आप उसके अंदर लिख सकते हैं. फिर जैसे आप रिवर्सिबिलिटी की बात आएंगी तो सिंथेसिस और लाइसिस के बारे में आप लिख सकते हैं कि वहाँ पे वो डिफरेंट कंडीशंस पे वो दे कैन फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस को accomplish करते हैं. Most of the enzymes are of that nature. और sensitivity, specificity के बारे में आप लिख सकते हैं कि they are very specific because they have got some active sites because of their conformation and the shape and size because of the intermolecular interactions के कारण उनका जो structure, जो modifications होते हैं उनके structure में chain of amino acids के, those structures make them more specific to any substrate which is available to be acted upon. Right, और वैसे ही टेम्परेचर और पीएचपी के भी आप कैटेगरी में प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं. सॉरी. अब कुछ दूसरे प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप नोट करेंगे, तो वो है एक सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी मतलब यू ऑल नो कि हाउ सॉल्युबल, इजीली सॉल्युबल दे आर इन द सॉल्वेंट्स, है ना. ये वाटर हो सकता है सॉल्वेंट, या फिर कोई सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है. तो उसमें इन प्रोटीन्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में भी एक प्रॉपर्टी है जो यूजुअली प्रोटीन्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं. एंजाइम्स एज प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर और डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशंस. डाइल्यूटेड सॉल्ट सॉल्यूशंस में भी एंजाइम्स, क्योंकि प्रोटीन्स डिसॉल्व होते हैं तो एंजाइम्स भी डिसॉल्व होते हैं. दिस by virtue of the property of getting soluble in water and diluted salt solutions of proteins, enzymes also show the same property of solubility. Right, अब molecular weight, हाँ हमने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको पूछा था, डाल्टन की बात चल रही थी हमारी शायद कभी तो भी, है ना, हम भूल गए. तो molecular weight enzymes that have high what is this molecular weight varying from 10,000 and several thousands. बताएंगे आप लोग डाल्टन के बारे में? जाना आपने कुछ जाना डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट? आप सभी ने कहा था कि वेट सिस्टम है. एनीबॉडी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर. ओके, किसी ने डाल्टन के बारे में पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की डाल्टन के बारे में? अच्छा, एक गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून, बोलो. बोलो बेटा. सर डाल्टन जो थे एक फिजिक्सिस्ट थे और उन्होंने ना एक थ्योरी इन्वॉल्व की थी जो मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट इनको एक्सप्रेस किए थे. अच्छा, देखिए कैसा है, ऐसी बात है कि जब आप, अच्छा आपने मोल सुना है? मोल, 1 मोल. हाँ, what is that? I couldn't hear you. One mole is 6.0223 atoms.
of something, 1 mole of something is. Okay, those many molecule जो बोल रहे हैं ना, atoms की बात कर रहे हैं आप, Avogadro's number, right? लेकिन मैं बोल रहा हूँ 1 मोल मतलब जैसे सपोज H2O, H2O एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, राइट? H2O, O का 16 है और H के 2 है, यानी 112, यानी 80 डेसिमल्स में आता है, लेकिन अभी राउंड फिगर में हम काउंट करें तो एटॉमिक वेट होता है ना? हर एटम का अपना एक वेट है, ठीक है? अब देखिए हमारा वेट हम कैसे गिनते हैं? जैसे कि हमने स्केल पे रखे अपने आप को, तो एक आंकड़ा आता है जो बोलते हैं 60 kg। सपोज मेरा वेट 65 kg है, इसका मतलब मेरा मास कितना हुआ? Any idea? Weight is nothing but mass into gravitation constant, acceleration due to gravity, जो कहते हैं ना G, 9.8 meters per second। तो वो जो है वो that is weight। weight में mass plus आपका gravitation force का inclusion है। लेकिन जब molecules की हम बात करते हैं, जब atoms की बात करते थे, they are not considered विद द ग्रेविटेशन के जो इफेक्ट को हम काउंट ना करते हुए सिर्फ मास को जब हम काउंट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? कितने? O H2O में देख रहे हैं तो O का एक मॉलिक्यूल और H के दो एटम्स हैं, राइट? तो दो का हर एक एटम का H का एक सिंगल यूनिट वेट है और दूसरे का एक सिंगल है, तो 2 के 2 हो गए। ऑक्सीजन के कितने एटॉमिक वेट है? उसका 16 है, राइट? सॉरी, कितना है? 16 है। तो 16 + 2 18, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट जो होगा, अब क्योंकि वो एटम नहीं है, 2 एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बन चुका, तब उसको मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो 18 होगा। तो 18 जो है हम सिर्फ एटॉमिक वेट को काउंट कर रहे हैं, वहां पे कितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स और वो सब मिलाने के बाद जो एटॉमिक वेट है उसको काउंट करते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं, हम उसको यूनिट में काउंट करना शुरू किए डाल्टन। जैसे कि ऑक्सीजन का 16 है तो 16 एटम्स और 16 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के प्रेजेंस के कारण उसका जो एटॉमिक वेट है वो 16 आता है, जिसको हम डाल्टन से डिनोट करते हैं। तो वैसे ही यानी कि डाल्टन हमारा एक्चुअल मास बताता है। हमारे केस में हम जो वेट बोलते हैं वो वेट क्या हुआ? हमारा मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी काउंट होता है उसमें। लेकिन ऑलमोस्ट 10 है, 10 से डिवाइड कर मतलब कि मैं 65 kg का हूं, तो इसका मतलब 6.5 डाल्टन मेरा मास हुआ। ऐसा हुआ? लेकिन नहीं, हमारे पास के ढेर सारे एटम्स का हम कॉम्बिनेशन है, उन सब का आप निकालते बैठेंगे तो डाल्टन के केस में डाल्टन एक सिंगल एटम के वेट को बताता है, उसके एटॉमिक वेट को बताता है, यानी एटॉमिक मास को बताता है, नॉट वेट। तो डाल्टन वो था। तो अभी हमने एक और बात की थी, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात की थी। तो मैक्रो, टाइम हो रहा है शायद, इट्स ऑलरेडी डन, समय हो चुका है, तो विल स्टॉप ओवर इट। तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स याद दिलाना मुझे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स कितने, मैंने पूछा था कितने रेंज के ऊपर को हम मैक्रो कहते हैं या कैसे कैटेगराइज किया गया था। ओके, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.